हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में जल संसाधन से संबंधित भारत के जल संसाधन के कुछ आंकड़े, जिसमें धरातलीय भौम जल संसाधन, जल की मांग, उपयोग, सिंचाई के लिए जल की मांग, लैगून, पश्च जल, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी से संबंधित अपना आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। जल संरक्षण, गुणों का ह्रास, कुछ जल समस्या, ये सब हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इससे संबंधित जो हमारा पार्ट 1 है, मतलब जो अध्याय आपका 6 है जल संसाधन, इसका पार्ट 1 आपके पहले हम क्लास ले चुके हैं इसकी। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे इसके बारे में, जिसमें हम सबसे पहले इसमें देखते हैं जल प्रदूषण का निवारण। अब जल प्रदूषण के निवारण की अगर हम बात करें तो इसमें है कि देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों और कम बसे क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है। भाई किस चीज़ की? कि जो मुख्य नदियों के मुख्य नदियाँ, जैसे कि हम बात करें गंगा नदी हो गई, ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो कुछ मुख्य नदियों के जो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग है और कम बसे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर कैसे चीज़ है देखने को मिलती है? अच्छी गुणवत्ता, अच्छी जल गुणवत्ता। मतलब जो जल की गुणवत्ता है वो कैसी है? वहाँ पर अच्छी है। भाई अच्छी क्यों है? कम बसे हुए हैं, वहाँ पे जनसंख्या कम है तो गंदगी भी कम होगी, प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे घरेलू औद्योगिक जल अपशिष्ट के द्वारा जो नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो है जल की अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे हम इसमें देखते हैं कि मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन कृषि, घरेलू, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसमें? मैदानों में। मैदानी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर गहन रूप से कृषि, ठीक है, मतलब गहन कृषि की जाती है और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? मैदानी प्रदेशों के अंदर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। मैदानों में वैसे ही हमने पढ़ा हुआ है कि जनसंख्या अधिक होती है। जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पे जल का उपयोग भी कैसा होगा? अधिक होगा। जल का उपयोग अधिक होगा तो किन क्षेत्रों में अधिक होगा? भाई उद्योग धंधे अधिक होंगे, वहाँ पे घरेलू रूप से अधिक उपयोग होगा, कृषि भी बहुत अधिक लेवल पे बहुत अधिक होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जल का उपयोग है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से मैदानों में नदी जल का जो उपयोग है वो गहन कृषि, घरेलू, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं, अतः उर्वरक, कीटनाशक, घरेलू अपशिष्ट व औद्योगिक बहिस्राव नदियों में मिल जाते हैं, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इस संरक्षण हेतु निम्न बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भाई हमें पता है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर जल प्रदूषण भी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उर्वरकों का, कीटनाशकों का, घरेलू अपशिष्ट का, इन सब का उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। भाई जनसंख्या है तो इन सारी चीज़ों का उपयोग भी करेगी। जब वो इन सारी चीज़ों का उपयोग करेगी तो वो सभी चीज़ें बहकर किस में मिलते हैं? नदियों में मिलते हैं, और नदियों में मिलने की वजह से जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और इसी संरक्षण के लिए कुछ बोर्ड स्थापित किए गए हैं। जैसे हम पूरे केंद्रीय स्तर पर बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और प्रत्येक राज्य स्तर पर बात करें तो प्रत्येक राज्य का अपना अलग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद में हम देखते हैं कि नदियों में जो प्रदूषण है इसका मुख्य स्रोत है जैव और जीवाणुविक प्रदूषण। भाई हमें भी पता ही है कि मेन जो इसका स्रोत है प्रदूषित होने का वो क्या है? जैव और जीवाणुविक प्रदूषक। क्यों? क्योंकि जो जीव जंतुओं के द्वारा या मानव के द्वारा जीव जंतुओं के द्वारा जो सबसे ज़्यादा नदी है इनमें प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सबसे जो मुख्य स्रोत है नदियों के प्रदूषण का वो क्या है? जैव और जीवाणुविक प्रदूषण। जिसमें आगे हम बात करते हैं कि देश में सबसे अधिक प्रदूषित जो नदी है
वो कौन सी है? दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, ठीक है। और यमुना नदी भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन से क्षेत्र विशेष के बीच है? तो दिल्ली और इटावा के बीच में। ये हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली और इटावा के बीच में जो यमुना नदी है वो सबसे अधिक प्रदूषित है। इसके बाद आगे हम चलते हैं अन्य प्रदूषित नदियाँ। कुछ अन्य प्रदूषित नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शहर हैं जो कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं जो कि प्रदूषित नदियों में आती हैं। जैसे कि हम बात करें, अहमदाबाद है जो साबरमती नदी के किनारे हैं, लखनऊ गोमती, मदुरई काली, अड़ियार, कुअम और वैगई नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं, कानपुर वाराणसी गंगा नदी के किनारे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये सभी जो है प्रदूषित नदियां हैं और इन सभी प्रदूषित नदियों के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी अगर हम शहर देखेंगे, इन शहरों में कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई ना कोई उद्योग बहुत ही वृहद स्तर पर कार्य कर रहा है, जिस वजह से ये नदियाँ क्या है? प्रदूषित अधिक हो चुकी हैं। जैसे कि कानपुर में हम देख सकते हैं चमड़ा उद्योग काफ़ी ज़्यादा है, अहमदाबाद में हम देख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी ये क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिनकी वजह से ये क्षेत्र क्या हो रहे हैं? बहुत अधिक, ये नदियाँ क्या हो रही है? बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। यहाँ हम बात करें, इन शहरों की जो जनसंख्या है वो भी अधिक है और साथ साथ में यहाँ पर उद्योग धंधे भी हैं। तो इस वजह से इन शहरों के, ये शहर जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो नदियाँ सबसे अधिक प्रदूषित हैं। आगे हम इसमें देखते हैं एक मानचित्र के द्वारा। आप एक मानचित्र देखेंगे इसमें, इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और उन पर स्थित शहर दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इलाहाबाद वाराणसी, ठीक है, जो कि गंगा नदी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे स्थित होने की वजह से यहाँ पर प्रदूषण क्या होता जा रहा है? इन नदियों का प्रदूषण है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं कि गंगा यमुना बहुत ही अधिक प्रदूषित नदियों में से एक नदी है। तो यहाँ प्रदूषण क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में आगे हम इसमें देख सकते हैं भौम जल प्रदूषण। भौम जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा आ जाता है? भूमिगत, मतलब वह जल प्रदूषित जो कि भूमिगत है। भूमिगत रूप से जो जल है वो कैसा हो रहा है? प्रदूषण। और भौम जल प्रदूषण जो है वो विषैली धातु जैसे फ्लोराइड और नाइट्रस के संकेंद्रण के कारण होता है। हमें पता होना चाहिए कि जो भौम मतलब भूमिगत जल है, इसके प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमिगत जल या भौम जल प्रदूषण के मुख्य कारण, भौम जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? विषैली धातु फ्लोराइड और नाइट्रस के संकेंद्रण, ठीक है। इनके कारण भौम जल क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। अब इस प्रदूषण के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। भाई जितना भी जल प्रदूषित होता जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। जल उपकर अधिनियम कब का है? 1977 का। तो इस प्रकार से हमें ध्यान होना चाहिए, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977 में। उसके बाद हम आगे इसमें देख सकते हैं जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, मतलब किस प्रकार से जल को पुनः उपयोग या पुनः चक्रण किया जा सकता है, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश शब्द हिंदी में लिखे हुए आ जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि रिसाइकलिंग क्या होता है। तो रिसाइकलिंग का मतलब है जल का पुनः उपयोग या पुनः चक्रण। इसके अंदर क्या होता है कि इसके द्वारा आपकी और अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे
जल को, जो कि पूरी तरह से क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे वो अशुद्ध होता जा रहा है, या आपके उस जल की प्रकृति को चेंज किया जा सकता है, उस जल को पुनः काम में लेने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास धीरे धीरे अगर हम जल को इसी प्रकार से वेस्ट करते जाएंगे तो एक दिन जल संसाधन भी समाप्त हो जाएगा। तो हम उस जल को कहीं और किस प्रकार से यूज़ में ले सकें, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल फॉर कि शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग शीतलन और अग्निशमन के लिए, स्नान और बर्तन धोने, वाहनों को धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता जल को पीने के काम में लिया जा सके। ठीक है भाई, हम एग्जाम्पल फॉर कि जो भी अपशिष्ट जल है या ऐसा जल जो कि शोधित अपशिष्ट है, जिसके अंदर कई प्रकार के लवण या कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिल चुकी है, जो हमारे पीने के काम का नहीं है। ठीक है, तो इस जल को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस जल का उपयोग किसी बड़ी बड़ी मशीनों को ठंडा करने के लिए कर सके। ठीक है, या कहीं पर आग लग गई हो तो उसे बुझाने के लिए किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनों को, इस प्रकार से जैसे स्नान, नहाने धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए या वाहनों को धोने के लिए जो जल है वो इस प्रकार के जल को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसी प्रकार से बागवानी के लिए, ठीक है, हम इस जल को उपयोग में ले सकते हैं। तो जो ये जल है इसका उपयोग अगर हम पीने के काम में ना करें और पीने के काम में ना करके इसका उपयोग हम कहीं दूसरी जगह पर कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जल का वेस्ट नहीं होगा, जल को हम कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह पे काम में ले लेंगे तो जो अच्छा जल है, जो अच्छी गुणवत्ता जल है वो बचा रहेगा और उसको हम पीने के काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाता है रिसाइकलिंग, या हम कह सकते हैं जल का पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग। इस के आगे हम आगे देखते हैं जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य। जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है कि धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। ठीक है, मतलब इस जल का जो धरातलीय जल है या भौम जल है, इस जल को किस प्रकार से एक अच्छी तरह से हम प्रबंधित या मैनेज कर सकते हैं, इसका मतलब है जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य, जिसमें बहते हुए जल को रोकना, तालाब, कुओं आदि द्वारा भौम जल का संचयन शामिल है। ठीक है, जिस प्रकार से जो भी जल है, भाई आपके जैसे वर्षा जल है तो वर्षा जल किस प्रकार से बह रहा है, ठीक है, बिना मतलब जल फैल रहा है, बह रहा है, जिसको कोई उपयोग नहीं कर सकते, तो उस जल को क्या करना, रोकना। ठीक है, इसी प्रकार से उसको रोकने के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं या जल का संचयन कर सकते हैं, जल को कहीं पे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। कि मतलब किस प्रकार से हम जल को प्राकृतिक और मानवीय उपयोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके और उसका उतना ही उपयोग करें जितना कि ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं कि जल संभर विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हरियाली कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी, पीने के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन, वनारोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। इस परियोजना को ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। कौन सी परियोजना को? हरियाली परियोजना को किसके द्वारा निष्पादित किया जा रहा है? ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, यह हमें ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा एक कार्यक्रम है आपका नीरू मीरू या जलाप कार्यक्रम। नीरू मीरू या जलाप कार्यक्रम क्या है? आंध्र प्रदेश में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, जो कहाँ पर है? अलवर राजस्थान में अंतः स्रवण तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई और रोक बांध बनाए गए हैं। किसके अंतर्गत? नीरू मीरू कार्यक्रम के अंतर्गत। तो हमें पता होना चाहिए कि नीरू मीरू या हम कह सकते हैं इसको जल और आप कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो
नीरू मीरू कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश है इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो नीरू मीरू कार्यक्रम या जलाप कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश, और अरवारी पानी संसद जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? अलवर राजस्थान। तो हमें पता होना चाहिए नीरू मीरू कार्यक्रम का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, और इसी से संबंधित जो एक और कार्यक्रम है वो है अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, इसका संबंध है अलवर राजस्थान से। तो ये दोनों ही कार्यक्रम, इन दोनों ही कार्यक्रम में क्या है? अंतःस्रवण तालाब ताल जोहड़, जिसको हम कह सकते हैं जोहड़ की खुदाई और रोक बांध बनाए गए हैं। ये दोनों कार्यक्रम आपसे पूछे जा सकते हैं कि अरवारी पानी संसद कार्यक्रम किससे संबंधित है या कौन से क्षेत्र विशेष में है, और नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से क्षेत्र विशेष में है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश में और अरवारी पानी संसद कार्यक्रम है अलवर राजस्थान में। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें कि रालेगांव सिद्धि, एक जगह है रालेगांव सिद्धि जो अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में आती है। यहाँ पर जल संभर विकास कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। मतलब कि इस क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं उन लोगों ने किस प्रकार से इस छोटे से गांव को इतना अच्छा विकसित किया, या इतने छोटे से गांव में जल की किस प्रकार से जल का सदुपयोग करना है, जल को बचाना है। तो इस छोटे से गांव ने ज़्यादा से ज़्यादा जल संभर विकास कार्यक्रम ने क्या किया है? योगदान दिया है। तो हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण ले सकते हैं जल संभर विकास कार्यक्रम का, रालेगांव सिद्धि, जो कि कहाँ पर आता है? अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद हम आगे इसमें देख सकते हैं कि तमिलनाडु में एग्जाम्पल हम देखते हैं, तमिलनाडु में किसी भी इमारत का जो निर्माण है वो बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। मतलब तमिलनाडु ऐसा राज्य है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कि किसी भी इमारत का निर्माण किया जाता है तो उसके पहले वहाँ पर कोई ऐसा स्थान बनाना जरूरी है जहाँ पर कि जल को बचाया जा सके। मतलब कि अगर वर्षा जल है तो वर्षा जल को कहाँ इकट्ठा किया जा सकता है, कहाँ एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई स्थान बनाना आवश्यक है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो हमें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी इमारत बनाने के लिए वहाँ पर पहले क्या बनाया जाता है? जल संग्रहण का कोई क्षेत्र विशेष, या कोई जैसे आपका छोटे से नाड़ा, आप कह सकते हैं कुंड हो गया या टाँका हो गया, इस प्रकार का कुछ ना कुछ छोटा सा एरिया उस क्षेत्र विशेष के या इमारत के आसपास बनाना ज़रूरी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण झीलों, तालाबों, कुंड अथवा टाका आदि में किया जाता है। मतलब जो वर्षा जल संग्रहण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत रूप से वर्षा को जो बचाया जा सकता है, किस प्रकार से वर्षा जल को बचाया जा सकता है परंपरागत रूप से, उसके लिए झीलें देखने को मिलेगी आपको, तालाब देखने को मिलेंगे, कुंड अथवा टाका देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, कि किस प्रकार से वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, उसके लिए परंपरागत जो वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं उनमें झीलें, तालाब और कुंड अथवा टाका आते हैं। जिसमें हम बात करें कुंड और टाका, क्या हो सकता है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी जिसका निर्माण घर अथवा गांव के पास किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कुंड क्या होता है या टाका क्या होता है, या इसका प्रचलन मुख्यतः कौन से राज्य में है या कौन से क्षेत्र विशेष में है। तो हम बात करें इसका जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। राजस्थान में वर्षा के जल को बचाने के लिए या संग्रहित करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस टंकी का निर्माण किसी भी घर में भी किया जा सकता है या गांव के पास में भी किया जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं? हम कुंड अथवा टाका कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे
भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं, जिसमें हम देख सकते हैं कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उन क्षेत्रों में जहां पेयजल स्रोत नहीं है में पीने के जल को शामिल करना। भाई ऐसा जल जहां पर, ऐसी जगह जहां पर कि पीने के पानी के स्रोत नहीं है, वहां पर पीने के जल को शामिल करना। किसके माध्यम से? सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से। ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। दूसरी हम बात करें तो भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करना। जो भूमिगत जल है इसका जो शोषण होता जा रहा है, मतलब भूमिगत जल को जो अंधाधुंध उपयोग में लिया जाता जा रहा है, चाहे वो नलकूप के माध्यम से हो, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो, तो उस पे क्या करना? लिमिटेशन लगाना, मतलब कुछ उसकी एक लिमिट करना, उसको सीमित दायरे में उपयोग करना। ठीक है। उसके बाद में सतही और भौम जल की गुणवत्ता की नियमित जांच करना, मतलब समय समय पर जो भी धरातलीय जल है, सतह के ऊपर का जो जल है और सतह के नीचे का जो जल है, इसकी गुणवत्ता कि ये जल पीने योग्य है या नहीं है। ठीक है। इसकी गुणवत्ता को समय समय पर क्या करते रहना? जांच करते रहना। इसके अलावा जल गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यक्रम चलाना और जागरूकता विकसित करना कि अगर जल में किसी प्रकार की कमी है या जल की गुणवत्ता में किसी चीज़ की कमी है या अशुद्धि है, उसको साफ करना, शुद्ध करना, इन चीज़ों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाना और लोगों में जागरूकता विकसित करना, ये सभी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं एक भारत में जल क्रांति अभियान 2015-16। आपसे पूछा जा सकता है भारत में जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया? तो 2015-16 में। और किसके द्वारा? भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया है और 2015-16 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है कि देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, इस चीज़ को सुनिश्चित करना और पारंपरिक तरीकों से जितने भी पुराने तरीके हैं, जैसे कि हमने झीलें देखी, तालाब देखे, कुंड टाका देखा, तो इन सभी पारंपरिक तरीकों से किस प्रकार से जल को बचाया जा सकता है या उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको प्रबंधित किया जा सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने किन किन माध्यमों का सहारा लिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता आदि। मतलब इन माध्यम के सहारे इस अभियान को सफल करने के लिए, भाई भारत सरकार के द्वारा जो जल क्रांति अभियान 2015-16 में चलाया गया है, इस अभियान को सफल करने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लिया गया जिससे कि लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके। तो उसमें हम देख सकते हैं भाई रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए, टीवी के माध्यम से पहुंचाया जाए। ठीक है। या हम देख सकते हैं उसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया, प्रिंट जो भी न्यूज़पेपर्स आदि हो गए, मीडिया है, इनके माध्यम से, या कई प्रकार की पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता करवाकर लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि किस प्रकार से हम जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको काम में लाया जा सके, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसको काम में ले सके। और इसके अंदर आने वाले जो मुख्य कमांड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो कहाँ पर आते हैं आपके उत्तर में। भाई भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भाग हम सभी को पता है कि भारत का ये वाला भाग पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो हम सभी को पता है कि उत्तर में क्या आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपके दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य आ रहे हैं। आपके पश्चिम में राजस्थान और गुजरात आ रहे हैं।
पूरब में उड़ीसा आ रहा है और मेघालय में उत्तर पूर्व में मेघालय आ रहा है। तो इस प्रकार से जो कमांड क्षेत्र हैं उनमें आने वाले जो मुख्यतः जो राज्य हैं उनमें उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश हरियाणा, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात राजस्थान और पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा और उत्तर पूर्व के अंदर मेघालय राज्य आ रहे हैं। इस प्रकार से जल क्रांति अभियान को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आपके छोटा प्रश्न बन सकता है 50 शब्दों में, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और ये आपका एक मानचित्र दे रखा है भारत का, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ आपके जल बेसिन दे रखे हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है और याद करना है। जैसे कि गंगा बेसिन का क्षेत्र कौन सा है, सिंधु बेसिन का क्षेत्र कौन सा है, साबरमती बेसिन कौन सा है, माही बेसिन कौन सा है, नर्मदा बेसिन कौन सा है, ताप्ती नदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ठीक है, ब्राह्मी और वैतरणी बेसिन, स्वर्ण रेखा बेसिन, कृष्णा बेसिन, पेन्नार बेसिन, कावेरी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, बराक बेसिन। तो ये सभी उन नदियों के क्षेत्र विशेष है जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। जहाँ पर भी ये नदियाँ बहती हैं उनका जो क्षेत्र विशेष या उनका जो अफवाह तंत्र है वो क्या है, उस नदी का नदी बेसिन, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र विशेष में आ रही है। पश्चिमी प्रवाह नदियाँ में कौन सी आ जाएंगी, पूर्वी प्रवाह नदियाँ में कौन सी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारा ध्यान में रखना है कि पश्चिमी प्रवाह बेसिन में कौन सी नदियां हैं और पूर्वी प्रवाह बेसिन में कौन सी नदियां, आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिमी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत भाई ये सारी नदियां पश्चिमी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। पश्चिम वाला भाग है तो पश्चिमी प्रवाह बेसिन, ये सारी नदियां पूर्वी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आ जाएगी जो पूर्वी वाला भाग है। तो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो पश्चिम वाला भाग है वो पश्चिमी प्रवाह बेसिन में आ जाएगा और जो पूर्व वाला भाग है वो पूर्वी प्रवाह बेसिन में आ जाएगा। भाई जो भी नदियाँ आपकी अरब सागर में गिर रही हैं वो पश्चिमी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत आ जाएंगी। भाई पश्चिम में गिर रही हैं आपकी जो भी नदियाँ किस में गिर रही हैं, पश्चिम में गिर रही हैं या अरब सागर के अंतर्गत गिर रही हैं, तो वो सारी आपकी आ जाएगी पश्चिमी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत। और जो भी नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिर रही हैं वो सारी आपकी आ जाएंगी पूर्वी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत। तो हमें पता होना चाहिए भाई गंगा नदी है हमारी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सिंधु हमारी अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में, माही अरब सागर में, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में। तो ये सारी नदियाँ आपकी किस में आ जाएगी, पश्चिमी प्रवाह बेसिन में आ जाएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी का कौन सा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर कि उनका बेसिन आता है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो जल संसाधन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम अपनी अगली क्लास के अंतर्गत अपना अगला जो हमारा चैप्टर है वो लेंगे। तो आज हमारा जो क्लास है उसमें जल संसाधन हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे मिलेंगे। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, समझना और याद करने का प्रयास करना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। Thank you so much and good luck to all.